अस्सलाम वालेकुम। तुमसे है पाकिस्तान ईद स्पेशल में एक मरतबा फिर से तमाम ही देखने वालों को ईद की ढेरों खुशियां मुबारक। और ईद का सेकंड डे भी उम्मीद है कि आप उसी तरह मीठी ईद के मज़े ले रहे होंगे और कुर्बतें और मोहब्बतें बांट रहे होंगे। हमारी कोशिश है कि ईद के तीनों दिनों में हम आपको पाकिस्तान की नामवर शख्सियात से मिलवाएं, ख्वाह वो बिज़नेस कम्युनिटी से हों या हमारा जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उससे उनका ताल्लुक हो। ईद के फर्स्ट डे में भी हमने आपको 5 से 7 लोग मिलवाए और बड़ा एक अच्छा प्रोग्राम था। उम्मीद है आज का शो भी आपको पसंद आएगा और आपके लिए नॉलेजेबल होगा। कोशिश होती है हमारी पॉजिटिविटी पे बात करें, क्योंकि ईद की खुशियाँ हैं और सियासत से दूर हम मुआशरे की बात करें। मैं तारुफ कराते चलूँ, आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। ज़ेड इंटरनेशनल के रूए रवा हैं आप और बिज़नेस कम्युनिटी का मोतबर नाम ज़ीशान अल्ताफ़ लॉयर हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर ज़ीशान साहब, आपने टाइम दिया। आपको ईद मुबारक सर। ईद मुबारक आप लोग। उनके साथ मौजूद हैं, आपका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, आप ताजर रहनुमा भी हैं, सलीम सजवानी साहब। बहुत शुक्रिया सर। सलीम भाई आपको भी ईद मुबारक सर। अस्सलाम वालेकुम, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। ईद की खुशियाँ सर बांट रहे हैं। पहले मैं ज़रा ज़ीशान भाई से बात करूँ कि वो कैसे ईद मनाते हैं। ज़ीशान अल्ताफ़ लॉयर साहब, आज तो गालबन आप ज़्यादा ईदी देते होंगे, पहले ईदी आप लिया करते होंगे, वो भी टाइम था। बिल्कुल ऐसे ही है। आजकल ईदी कैसे मनाते हैं आप? कैसे कहाँ कहाँ जाना होता है नमाज के बाद? क्या रूटीन होती है आपकी? तो फिर मैं बचपन की ईद पे भी आता हूँ। देखिए रूटीन सबके साथ जैसा होता है, सुबह उठते हैं और उठने के साथ तैयार होते हैं, तैयार होके अम्मी के कमरे में जाते हैं, अम्मी से मिलते हैं और अम्मी के साथ फिर शीर खुरमा थोड़ा सा छक के और फिर ईद की नमाज़ पढ़ने जाते हैं अपने बेटे वगैरह सबके साथ, फैमिली के साथ। तो फिर वापस आते हैं, घर पे कुछ बहनें पॉलिटिशियन हजरात से जब हम पूछते हैं वो कहते हैं यार हम कारकुनान के साथ ईद मनाते हैं। आप कई इंडस्ट्रीज़ को भी देखते हैं, पाकिस्तान के बड़ा बिजनेसमैनों में आपका नाम आता है, तो एम्प्लॉयज़ के साथ कब मनाते हैं ईद आप? एम्प्लॉयज़ के साथ हमारा ईद के चौथे या पाँचवें दिन होता है। अच्छा। या अगर मेरी कोई ट्रैवलिंग होती है तो फिर एक हफ्ते बाद जो ईद मिलन पार्टी होती है हमारी ऑफिस की, तो उसमें सबके साथ मनाते हैं। वो भी हमारी फैमिली का हिस्सा ही है, जैसे बहन भाई हैं वो भी बहन भाई हैं हमारे, क्योंकि 365 दिन हमारे लिए काम कर रहे होते हैं, हम उनके साथ मुंसलिक होते हैं। शायद बहन भाइयों से अब इतना नहीं मिलना होता 365 दिन में, तो इनसे ज़्यादा मिलना होता है क्योंकि तो सुबह दोपहर शाम इनके साथ होते हैं। तो इनके साथ तो ईद हमेशा हमेशा बहुत अच्छी मनती है और इस साल भी इरादा है इंशाल्लाह अभी कुछ दिनों बाद फिर ईद मिलन पार्टी होगी और पूरा ऑफिस का स्टाफ जो हमारा सब जमा होगा और ईद मिलन मन रही होगी। बिल्कुल। मीडिया इंडस्ट्री में भी हमारे ज़राए बता रहे हैं कि बहुत बड़ा एक वेंचर आने वाला है। तो अगर मैं चाहूँगा कि ईद क्योंकि खुशी का दिन है, अगर हमारे देखने वालों को इंशाल्लाह, बस मैं पहले तो शुक्रिया अदा करूंगा विनस टीवी के जो नुमान साहब हैं, आपका साजिद साहब, क्योंकि आपकी काविशें हैं, आपके साथ मशवरे होते रहे, तो इंशाल्लाह आ रहा है बहुत जल्द, नाजरीन को भी पता चल जाएगा और आपको तो पता ही है मीडिया इंडस्ट्री में भी लॉयर फैमिली कदम रखने वाली है इंशाल्लाह। चले ये अभी सस्पेंस है सर, अभी नाम अभी आप देखेंगे और फिर आपको पता चल जाएगा कि ये आ गया। और उसके रुए रमा हमने ईद पे देखे थे। सलीम भाई, आप कैसे ईद मनाते हैं? सियासतदान तो अक्सर कहते हैं जी नमाज पढ़ के हम अपने कारकुनान के साथ ईद मनाते हैं, ऐसा ही है? सर पहला दिन तो रिश्तेदारों से और भाई बहनों चचा इनसे मिलने मिलाने में सर्फ हो जाता है। इसके बाद बाकी के 2 दिन है वो सब दोस्तों वगैरह से ईद मिलने में। और कारकुन तो हम खुद भी कारकुन हैं, कोई अपने कोई बड़े लीडर नहीं है, तो हम सब आपस में एक दूसरे से ईद मिल रहे होते हैं। कल हमारा फर्स्ट डे था, आज हम ईद के सेकंड डे में बैठे हुए हैं। बहुत हसास मौज़ूआत भी ज़ेर बहस थे। उसमें एक मौजू ये था कि बहुत सारे लोगों ने शिकवा किया कि जिन बिजनेसमैन से हमारे पास राशन के 200 बैग आते थे वहाँ से 100 आए, अफ्तारियाँ आना बंद हो गई, महंगाई का ये आलम है। क्या वो सही कह रहे थे? आप भी क्योंकि ग्राउंड में होते हैं, एक सियासी रहनुमा भी हैं। सर मैं इस सिलसिले में कोई बात नहीं करूँगा। हर किसी को अपने हिसाब किताब देखना होता है और क्या किसने क्या किया क्या नहीं किया वो वही बेहतर जानता है, वही बेहतर तरीके से करता है। नहीं, क्या रेशो में मतलब महंगाई जो है जो 27% से ज्यादा शरह चली गई है, उसका फर्क पड़ा है? सर जब आपके जेबों पे डकैती पड़ जाएगी तो जाहिर सी बात है फर्क तो पड़ेगा ना सर। महंगाई का तूफान जो ये ला के उन्होंने पब्लिक की जेबों पे डकैती मारी है, कारोबार का जो बेड़ा गर्क किया, इंडस्ट्रियाँ जो बंद हुई हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का जो हाल इन्होंने किया, तो नेचुरली बात है सर वो उस पर असरात तो आते हैं ना। अब अगर पहले कोई 2 लाख ज़कात निकालता था तो अब वो 1 लाख पे आ गया होगा, तो नेचुरली बात है उस हिसाब से ही वो देगा। तो इस पर असरात तो आए हैं सर, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। मगर
किसने किस तरीके से मैनेज किया है वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। 90s 70s और 80s के लोग हैं हम, गालबन कुछ अरसे बाद हम भी इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। वो बड़ी जो अच्छी ईदें बात थी है। सर, वो जो ईदें थी 90s 80s और 70s की, वो ईदें सही थी या आज के बच्चों की ईदें ठीक है? क्योंकि कल हमारी बात हो रही थी कल्चर पे, सर, सकाफत आपने पे, बहुत कि यार हमारी अच्छी ईदें बड़ी बात की, बेहतरीन हुआ बहुत करती प्यारी थी। बात की आपने कि 70s 90s अगर आप देखें तो सर इत्मीनान और सुकून से देखें तो वक्त कितनी तेज़ी से गुजरता है, इसका तो अब हिसाब लगाएं। आप देख लें हमारी इस्टेब्लिशमेंट को खास तौर पे सोचना चाहिए, जिन्होंने हमारे जो हुक्मा बैठे हुए चलिए भाई, उनको- आज एस्टेब्लिशमेंट को रहने दें, आज नहीं, ये बताएं। मैं मुख्तसरन बता रहा हूँ, उनको भी ये सोचना चाहिए कि वक्त खाली हमारा आपका हाँ, नहीं गुजर रहा है, हाँ, वक्त उनका भी गुजर रहा है। कादिर आज़म साहब चले गए, लियाकत अली खान चले साहब गए। चले गए, अयूब खान साहब चले गए, यहया खान साहब चले गए, पाकिस्तान दो टुकड़े हो गया। इसके बाद दीगर तमाम हुक्मरान आए और चले गए, ये भी आए हैं और चले जाएंगे, हम भी आए और चले जाएंगे सर। सही। तो ये सोचें कि जब अल्लाह के हुजूर हमें जाना है तो उधर अल्लाह को हमें जवाब भी देना है सर। इसको मद्देनजर हम नहीं रखेंगे तो वहाँ पे हमारा जो हाल होगा वो उसका आप तस्वर भी नहीं कर सकते। वो तो वाज़ेह लिखा हो कि मौत भी मांगोगे मौत नहीं मिलेगी। आज के नौजवान की वो ईद है जो जब आप जवान थे तब आपकी ईद हुआ करती थी? नहीं सर, हम लोग की ईद डिफरेंट टाइप की होती थी और आज के जो यंग है ना? जनरेशन है उनकी ईद डिफरेंट टाइप की है। इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है सर। अच्छा, कैसे आपकी तो ईद वो- कैसी हुआ करती थी? वो जब हम मीठी ईद हम पहले प्रैक्टिकली मिलते थे, ये इंटरनेट पे मिल रहे होते डिफरेंट हो गया अब। विशान भाई, कल बड़े शिकवे चले फर्स्ट डे में कि यार आज का बच्चा ईद से पहले वो 2-2 रातें जागता है, ईद के 3 दिन सो के गुजारता है। हमें बहुत सारे लोगों ने कहा कि हम तो अपने सूट को देख रहे होते थे, यार कब सुबह होनी है और अच्छा सूट पहनना है और ईदें मिलनी है सबसे और फिर ईदें बटोरनी है, फिर हिसाब करना है मेरी कितनी जमा हो गई भाई, आपकी कितनी जमा हो गई। आज वो बच्चों में दिलचस्पी है? मेरा ख्याल है हर टाइम के अपने कॉन एंड फ्लॉज होते हैं। आज का बच्चा भी इंजॉय करता होगा, आई एम श्योर। उसने क्योंकि आज का कदम, आज की चीज़ें देखी हैं। लेकिन जब हम लोग जवान हो रहे थे, हम लोग बच्चे थे बल्कि, तो जब ईदें बहुत डिफरेंट होती थी। यकीन माने फैमिली सिर्फ एक इमीडिएट फैमिली नहीं, इमीडिएट की फैमिली के बाद फिर चाचा मामा, उनके बाद एक्सटेंडेड फैमिलीज सारी जमा होती। कम से कम 70-80 लोग हमारी दादी के घर पे जमा होते थे। तो ईद का दस्तरखान उसके बगैर पूरा नहीं होता था। लंबा एक मुझे याद है, हम लोग सब नीचे बैठ के सब दस्तरखान पे बैठते थे और दादी अपने हाथ से, और उनकी बहुएं जो हमारी अम्मी भी थीं और चाचियाँ भी थीं और ताई भी थीं, वो सब मिल के बनाते थे। एक पूरा रात से ही माहौल बन जाता था, चांद रात से ही ईद शुरू हो जाती थी, चांद रात को। और फिर सब चाचा मिल के सबको लेके जाते थे बच्चों को। किसी को चूड़ियाँ दिला रहे हैं, किसी को जूते दिला रहे हैं, किसी को पर्सेस दिला रहे हैं, किसी को कपड़े दिला रहे हैं। ये एक माहौल मिस करते हैं आज तो सब अपनी अपनी इमीडिएट फैमिली को, 2 बच्चे या 4 बच्चे हैं, उनको देख रहे होते हैं। पहले पूरी गाड़ियां भर के जाती थी, ये मुझे अच्छी तरह याद है। फिर ईदी भी मिलती तो 5 रुपए 10 रुपए मिलती थी। दादा सबसे पहले शुरू करते थे। दादा हमारे से दादा पहले शुरू करते थे, पहली ईदी दादा की आनी है। बिल्कुल, दादा ऐसे बैठे में लाइन लगा के, हम सारे बच्चे, क्योंकि 70-80 लोग होते थे तो उसमें 15-20 तो बच्चे होते थे, तो लाइन लगी भी होती थी। दादा एक एक नोट देते थे सबको और वो इतनी खुशी से इतनी खुशी होती थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। आज 1000 रुपए भी दें तो वो नहीं, खुशी नहीं है, वो खुशी नहीं है सर। वो खुशी, वो दर्द नहीं है पैसों का जो पहले होता था। फिर दादी भी अपने हाथ से देती थी प्यार, फिर सबको चूमना, सबके हाथ चूमना और सबके साथ बैठना, ईद मनाना, शेर खुरमा बन रहा है तो पूरी रात, मैं बता रहा हूँ ना, इसकी तैयारी होती थी। यानी कि घर पे ही आज आप अगर 10 लोगों का प्रोग्राम करते हैं ना, 10 लोगों का घर पे प्रोग्राम रखेंगे तो कोशिश करते हैं कि बाहर से आइटम मंगा लें, बाहर से ही मंगवा लें। लेकिन 70-80 लोगों का बनता है तो एक बड़ा एक मेला टाइप का होता है। बिल्कुल। तो वो होती थी। फिर जितने लोग आए हैं, हमें भी सबके घर जाना होता था, सारी चाचियों के घर पे, खालाओं के घर पे, फूफियों के घर पे। तो वो जो मोहब्बतों की तकसीम है उसको किसकी नजर लग गई या अभी भी है? वो मेरा ख्याल है वो अब है लेकिन बहुत कम रह गई है। देखिए, अपनी अपनी प्रायोरिटीज लोगों ने बना ली है। वैल्यूज जो आप बात कर रहे थे, इसी वैल्यूज की वजह से तो हम वेस्ट से अपने आप को अलग कहते थे कि आज भी वैल्यू जिंदा है। आज भी हमारे लोग मिलते मिलाते हैं। वहाँ 2 लोग खाना खाते हैं, वो भी छुप के एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, खाना खा के आ जाते हैं। हमारे यहाँ तो जब तक माहौल ना बने, पूरी टेबल दस्तरखान ना भरे, तो हमारे यहाँ ईद या कोई भी खाना नहीं होता। तो ये वैल्यूज़ मेरा ख्याल है कम होती जा रही है। मोहब्बतें हमने मोबाइल्स को दे दी हैं, इंटरनेट को दे दी हैं, वो व्हाट्सएप को दे दी हैं। उसमें लगे होते हैं कि मेरे 5000 मेरे अगर फ्रेंड्स हैं फेसबुक में या इंस्टाग्राम में,
10,000 फॉलो या 50,000 फॉलोज हैं, वो देख लें जी मैंने ईद के कपड़े कौन से पहने। बताएं जो जी। चाचा मामा खाला पुप्पी है उसको मेरा ख्याल है वो उसको दिखाने में हमें वो आती है। तो एनीवे वो एक माहौल अलग था, सब चीज़ें अलग थी, वो मिस करते हैं आज के बच्चे, चूँकि आपने कहा कि हर दौर की एक अलग ही है, जैसे आज के बच्चे बड़े मसरूफ़ हैं, आज डिजिटलाइजेशन हो गई है, एंड्रॉयड है, मतलब आप हम वो हैं जिन्होंने लैंडलाइन भी देखा था, एंड्रॉयड भी देख रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही ऐसा ही है, है। बिल्कुल तो आज के बच्चे शायद टेक्नोलॉजी में इतने बिजी हो गए हैं कि वो जो रस्म रिवाज कल्चर जो आपने कहा था वो अब उनको नसीब नहीं है। मेरा ख्याल है इसमें ना बड़ों ने अपना हक अदा नहीं किया, मुझे लगता है ऐसा। बड़ों ने हक अदा नहीं किया। जो उस वक्त के बड़े थे ना वो समझदार होते थे, वो जोड़ के रखते थे, वो तिनकों को यूं मुट्ठी मुट्ठी बंद करके रखते थे, सबको मिला के रखते थे, इंतज़ार करते थे। दस्तरखान में खाना नहीं खुलता था अगर एक भाई भी कम होता था, और उसको बताते थे इस टाइम पे पहुँच रहे हैं तो पहुँचते थे। मुझे याद है अर्ली 80s में, बल्कि सबसे पहला VCR बल्कि 78 में कुछ VCR हमारे घर पे आया था, दादी के घर पे आया था। तो पूरा मोहल्ला जमा हो गया था, पूरे इलाके के लोग जमा हो गए थे कि VCR देख रहे हैं जी, फिल्म देखेंगे आज बैठ के। तो ये छोटी छोटी खुशियों की, पड़ोसी भी इतने क्लोज से, सबको पता होता था एक दूसरे का। और फिर माएँ उनको इसी तरह ट्रीट कर रही थी जैसे उनके अपने बच्चे हैं। अपने बच्चे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। मुझे याद नहीं है कभी मैं अपने नेबर्स में, जहाँ पर अभी भी रह रहा हूँ, वहाँ पर 43 ईयर्स हो गए माशाल्लाह, उसी घर में हम रह रहे हैं। तो सारे नेबर्स हमारे आज भी इतने ही क्लोज हैं जैसे एक फैमिली मेम्बर। लेकिन दुनिया में ना शायद आजकल की जो माहौल है उसमें बहन भाई चाचा मामा बहुत लेट आता है, कोई भी इंसिडेंट होता है पड़ोसी सबसे पहले पड़ोसी आ जाता है। इसीलिए कुरान में भी पड़ोसी का इतना बड़ा हुकूक, इतने ज़्यादा वो रखे हुए कि पड़ोसी के हुकूक को अदा करें, पड़ोसी के साथ रिलेशनशिप अच्छे करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो मुझे जितना याद है कि अगर होता तो वो डरते थे कि इसमें हिस्सेदार ना बना दे पड़ोसियों को। हदीस शरीफ है ना, वो शख्स हरगिज़ जन्नत में नहीं जाएगा जिससे इसका पड़ोसी खुश नहीं है। तो इस तरह की बहुत सारी हमने हदीस सुनी है, और वाकई आज भी हमारे पड़ोसी साथ हैं। तो मुझे याद है हमें कोई कभी होता था तो हमारे पड़ोसी हमें छोड़ देते, हमारे जो नेबर्स से, तो स्कूल छोड़ देते थे। अम्मी गई हुई है, कहीं गई हुई है, तो उनके घर पे खाना खा रहे हैं, उनके घर पे ही नहा रहे हैं, उनके घर पे ही तैयार हो गए, अपना ही घर है, और उनके बच्चे भी ऐसे ही हमारे घर पे आते थे। तो ये माहौल होता था। आज ये मिसिंग पार्ट है, लेकिन उम्मीद है अगर हम थोड़ी सी कोशिश करें तो रिलेशनशिप दोबारा से बिल्डअप हो सकते हैं। पेरेंट्स पे बड़ी रिस्पांसिबिलिटी जी, बहुत बहुत ज़्यादा रिस्पांसिबिलिटी, क्योंकि वो भी टाइम नहीं देते ना। आज डिजिटलाइज जहाँ हम बच्चों को कसूरवार कह रहे हैं, सबसे बड़े तो कसूरवार हम खुद हैं। ये जो आपने बात की, मेरा सलीम भाई आज बच्चा रोता है, माँ मोबाइल पकड़ा देती है। ये सबसे बड़ी खराब बात जो है ना वो यही है ना। सबसे बड़ी। तो ये पेरेंट्स, जैसे निशान साहब ने कहा कि ये पेरेंट्स वो वाले पेरेंट्स अब नहीं रहे जो सबको जोड़ के रखते थे, ऐसा ही है सर। इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं, निशान ने बड़ी प्यारी बात की कि ये जो है ना पेरेंट्स में हम भी हैं, शामिल हैं। ऐसा नहीं कि आप भी शामिल हैं, आपके हो गए। मेरे ख्याल से निशान भी पेरेंट्स बने हुए लगते हैं, उम्र में छोटे लगते हैं मगर मेरा 22 साल का माशाल्लाह बेटा है। माशाल्लाह, क्या बात कर रहे हैं, क्या पता चलता है। तो हम उस फेज से गुजर रहे हैं ना, तो हमने अपने आप को भी नर्चर होके देखा, अपने दादा दादी के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ। आज हम भी पेरेंट्स बन गए हैं, लेकिन प्रायोरिटीज हमारी डिफरेंट होती जा रही है। हम बच्चों को कसूरवार, वही बात है, बच्चों को कसूरवार करने से पहले हम अपना कितना टाइम हम मोबाइल में, सबके अब तो स्क्रीन उसमें टॉक टाइम आ जाता है, उसमें व्हाट्सएप टाइम आ जाता है, कितना टाइम दिया। हर बंदा अपना देख लेना तो उसको विजुअलाइज हो जाएगा, क्या मैं इतना टाइम से हम हट गए और टॉक टाइम और इतना टाइम क्या मैं अपने बच्चे को दे रहा हूँ, अपनी बच्ची को दे रहा हूँ, अपनी वाइफ को दे रहा हूँ। मैं यकीन जाने पाकिस्तान में इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि सोशल हल्का इतना बढ़ गया, फिर बिजनेस की मसरूफियात बढ़ गई हैं, फिर डिमांड होती है लोगों की, क्योंकि वो आपके लिए आते हैं तो उनकी भी डिमांड होती है आप उनके लिए पहुंचे। आज साजिद साहब के लिए हम ईद के दिन अपनी फैमिली को छोड़ के आए हैं, तो सिर्फ मोहब्बत में आए ना, यही है। मैं आपको यकीन ध्यान दिलाता हूँ, मैं लंदन में मेरा काफ़ी वक्त गुजरता है, अभी भी जाता हूँ मैं, तो वहाँ पर फैमिली वैल्यूज़ हैं इमीडिएट, जिनको देना होता है ना उन्होंने। हम भी 5 बजे के बाद 6 बजे के बाद मोबाइल बिल्कुल साइड में रख देते हैं, कोई मोबाइल पिक नहीं करते, किसी का फ़ोन नहीं आ सकता, किसी के घर पे हम नॉक नहीं कर सकते। इट्स लाइक अ क्राइम कि अगर किसी के घर जाके आप नॉक कर लें, भाई बगैर फोन किए हुए आप कैसे आ गए, बताएं। जितना भी अच्छा दोस्त हो, अगर फोन कर लेना उसको 9-10 बजे, बोले आप ठीक हैं, क्या हो गया, आपने फोन किया मुझे,
आपको सुबह मैं 6 बजे उठ जाता हूँ, 5 बजे उठ जाता हूँ, वो कौम आज भी सुबह 5 बजे 5:30 बजे उठ जाती है। और मैं खुद यकीन जाने मैक्सिमम 6:30 होते हैं मुझे उठते हुए, मैक्सिमम 6:30 बजे उठ जाता हूँ। कुदरती वहाँ पर एक, क्योंकि दिन स्टार्ट जल्दी होता है, सारे काम जल्दी शुरू हो जाते हैं, फिर एंड अप भी 3-4 बजे सब काम वाइंड अप करके और बच्चों को टाइम देते हैं, पार्क में जाके बैठते हैं। जो नशोनुमा की बात है ना, आप यहूदी को देखें, क्रिश्चियन को देखें, वहाँ पर मुसलमान भी रह रहे हैं, हर मज़ाहिब के लोग रह रहे हैं। यकीन मानेंगे वो पार्क में बैठते हैं, बच्चों से बातें करते हैं, बच्चों से स्टोरी बुक्स पढ़ते हैं, बताएं, और डिस्कस करते हैं, पूरा टाइम देते हैं उनको, पूरा टाइम देते हैं। जहाँ 16 साल का होता है फिर बच्चे को छोड़ देते हैं, क्योंकि वो टाइम दे दिया। 1 साल जब बच्चा पैदा होता है, सबसे पहले तो उसको 1 साल तक जॉब से भी आपको वेव ऑफ हो जाता है। ये हमारी शरीयत भी ये कह रही है कि पहले बच्चे को ऐसे ट्रीट करो जैसे वो बादशाह है, आप उसके गुलाम हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। आप देखें ना, हमारे कितनी हदीसों में कितने हम वाक़यात सुनते हैं, जो माएँ दूध पिलाते हुए या प्रेग्नेंट होती हैं, वो कुरान शरीफ पढ़ रही होती हैं, तो बच्चा जब पैदा होता है तो उसका मिजाज ही चेंज होता है। बिल्कुल। बहुत सारे ऐसे मामला देखे कि भाई 3-4 साल की उम्र से उन्होंने हिफ्ज़ कराने बैठा, तो 2 साल में बच्चे ने हिफ्ज़ कंप्लीट कर लिया। और उसको क्योंकि उसको मेमोराइज, सबसे पहले जो इंसान की जो होती है कि स्मेल होती है, फिर मेमोराइजेशन बच्चे की बहुत अच्छी होती है। जो वो माँ कर रही होती है, एक्ट कर रही होती है, वो फॉलो कर रहा होता है, वो स्मेल फॉलो कर रहा होता है। क्या आज माओं के पास इतना टाइम है, या बाप के पास, मैं माओं को नहीं बोलूँगा, बाप के पास इतना टाइम है बच्चे को टाइम दे दे? तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर हम टाइम देंगे, जितना टाइम जिस चीज को भी देंगे, वो चीज आपके करीब आ जाएगी। बहुत खूबसूरत बात कि आपने, जितना टाइम हम नहीं देंगे वो चीज दूर जाएगी। तो आज हमने कारोबार को प्रायोरिटी बना लिया, सोशल सर्कल को प्रायोरिटी बना लिया, अपनी लिविंग स्टैंडर्ड उस तरह कर दिए, तो वो प्रायोरिटी हो गई, उसको टाइम मिल रहा है, वो आपको टाइम दे रहा है। हमने बच्चों को देना शुरू कर देंगे, बच्चे दोबारा से आपके पास आना शुरू हो जाएंगे। बहुत खूबसूरत बात की आपने जिशान भाई। एक एजुकेशन इज द की टू द डोर ऑफ सक्सेस। तो हमारे यहाँ बदकिस्मती से अब एजुकेशन भी एनजीओ ने कहा है कि भाई हम ले लेते हैं ये भी ना। अभी मैं कुछ देख रहा था कि बहुत सारी एनजीओज कह रही हैं भाई हम बच्चे पढ़ाएंगे। तो प्राइवेट सेक्टर, फिर गवर्नमेंट की कितनी जिम्मेदारियां हैं। तालीम एक बहुत इंपॉर्टेंट एक वेपन है। सलीम साहब, तालीम बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशनिस्ट भी मेरे साथ बैठे हैं। टीचर ट्रेनिंग कितनी इंपॉर्टेंट है? क्या हमारे पास वो क्वालिटी के टीचर हैं जिनके पास हम अपने बच्चे भेज देते हैं? सर, हमारे पास जो क्वालिटी के टीचर्स की बात कर रहे हैं, क्वालिटी के टीचर्स तो छोड़े, हमारे पास तो टीचर्स की भी शॉर्टेज है। आप देख लें, 7,000 से ज़्यादा स्कूल हमारे ही सूबे के अंदर बंद पड़े हुए हैं। उनमें टीचर्स तो हैं मगर पढ़ाने वाला कोई नहीं है। सैलरियाँ तो जारी हैं मगर बच्चों के लिए कोई नहीं है। और सर अब देखें, बच्चों की ट्रेनिंग में ज़्यादातर जो दखल होता है वो वालिदैन के बाद टीचर्स का होता है। और टीचर्स की ट्रेनिंग जो है ना, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब आप जापान में देख लें तो 7 साल तक वो बच्चों को सिर्फ इखलाकियात की तालीम देते हैं। और जब वो इखलाकियात की तालीम बच्चा ले रहा होता है तो आप खुद सोचेंगे तो 7 साल तक वो सिर्फ उसका मेन, इसको ना 2+2 सिखाया जाता है, ना 4+4 सिखाया, ना कोई पोइम सिखाई जाती है, इसको तरबियत इखलाकियात की दी जाती है। अब किस तरीके से देते हैं हमें चाहिए, हमारे पास तो पूरे इखलाकियात का मजमुआ मौजूद है, कुरान शरीफ और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी। क्या बात है। तो हमें चाहिए कि उसको अपने निसाब के अंदर में लाएं और उसको उस हिसाब से, इस तरीके से हमारा निसाब होना चाहिए। जैसे सबका पीटीआई गवर्नमेंट ने कोशिश की थी कि यकसा तालीमी निज़ाम आए, हमारे मदरसे का बच्चा भी वही तालीम हासिल करे जो हमारा नॉर्मल बच्चा। बदकिस्मती से नहीं हो सका मगर इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत रही तो होगा। अच्छा, और होना चाहिए। आप सियासतदानों का तालीम सबका हक है, चाहे वो गरीब का बच्चा हो चाहे वो अमीर का बच्चा हो, तालीम सबका हक है। और हमारा दीन भी यही सिखाता है कि आप तालीम के मामले में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए सर। तो तालीम के ऊपर तवज्जो तो हमें सबके एक बराबर देनी चाहिए। उस वक्त हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा है या तो ये किसी और का, मेरे बच्चे अच्छे पढ़ जाएं और वो भले मेरे पड़ोसी अगर गरीब है तो वो ना पढ़ जाए, उसको भी वही निज़ाम में तालीम मिलना चाहिए जो मेरे बच्चे का। मैं अफोर्ड नहीं कर सकता कि उसको माली मदद कर दूं, मगर गवर्नमेंट का तो जॉब ही यही है। को आजाद हुए 75 साल हो गए, क्या ये हम दे सके? और ये कसूरवार आप सियासतदान लोग नहीं है सलीम भाई। सबसे ज्यादा आज ईद के दिन कबूल कर लें, सबसे ज्यादा कसूरवार वो है जिनका कंट्रोल गवर्नमेंटों पे रहा है और जो गवर्नमेंट में खुद रहे हैं सर। उसके सबसे ज्यादा बड़ी कसूर हमारी एस्टेब्लिशमेंट है जो गवर्नमेंट में भी रही है और गवर्नमेंटों को कंट्रोल भी करती है। सियासतदान खुद चले जाते हैं वहाँ। सब बात ये नहीं है ना कि सियासत वहाँ जाते हैं, सियासतदानों को अपनी कब्रों में जवाब देना है, अल्लाह को उनको जवाब देना है, एस्टेब्लिशमेंट को अपना जवाब देना है, आपको अपना देना है, मेरे को अपना देना है, इनको अपना देना है। अगर हम सिर्फ अपना अपना भी सोच लें ना, अब किसी और का नहीं सोचते, सिर्फ अपनी जात का सोच लें कि हमें
जो है ना अच्छी तरीके से रहना है, दीन के हिसाब से चलना है, सुन्नत नबवी पे चलना है, क्या बात है। तो बात ही खत्म हो जाती है। क्योंकि कुरान शरीफ में वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ कि अल्लाह ताला वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि जो है ना वो जैसे आप होगे वैसे आपके हुक्मरान होंगे। अब आप बता दें, अगर हम सब अपने आप को सुधार लेते तो हमारे हुक्मरान तो ऑटोमेटिक मर जाएंगे। चले, क्योंकि ज़ीशान अल्ताफ़ साहब एक एजुकेशनिस्ट भी हैं, एजुकेशन पे बड़ा काम कर रहे हैं आप। सर, टीचर क्या वो हैं जो आपके हमारे ज़माने में हुआ करते थे, इतने लॉयल हैं? फिर प्राइवेट, क्योंकि बड़े नाम भी हैं प्राइवेट स्कूल की, जब हम बात की करें कमी क्या है, एक और मुकाबले ज़ीशान में इत्फाक करेंगे कि हमारा जो आजला तालीम याफ्ता जो अपने उसमें माहिर बनता है वो मजबूरन बाहर चला जाता है, क्योंकि यहाँ पे उसको अपॉर्चुनिटी नहीं लेकिन मिलती। फिर वहाँ पे जब मैंने सर्वे किया तो जो हमारी मुज़फ़्फ़राती कॉलोनियों में स्कूल बने हुए हैं, जो ए या बी कैटेगरी के जो इलाके हैं, लाइक जौहर, गुलशन, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी स्कूल हैं, वहाँ पे टीचर की तनख्वाही 8-10 हज़ार रुपये। तो भाई वो क्या पढ़ाएगा आपको? तो कैसे इसको हल करें? इसके लिए क्या फार्मूला है? आप भी तो एक एजुकेशनिस्ट हैं, कई स्कूल हैं आपके, आपका बड़ा एजुकेशन पे काम है और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को आप मेंटेन कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले बुनियादी, हर बच्चे की बुनियादी ज़रूरत है एजुकेशन, और हमारा फ़र्ज़ है कि उसको एजुकेट करें। जैसे तरबियत, सलीम भाई ने बात की, तरबियत और तालीम। सबसे पहले उसकी तरबियत है, 6-7 साल तक उसकी तरबियत हो और साथ साथ तालीम भी साथ साथ हो। सिर्फ ये स्कूल्स का वो नहीं है, ये मदरसों का भी वो है। मदरसे और मसाजिद में भी हमारी तरबियत और तालीम चलती रहे। लेकिन दुनिया भर में आपने एजुकेशन ज़रूर, मैं एजुकेशनिस्ट हूँ मेरा, लेकिन दुनिया में साथ साथ मेरा इंटरेक्शन भी रहता है। हम 6 साल से ब्रिटिश अवार्ड ले रहे हैं, इसीलिए कि सबसे ज़्यादा एक्सचेंज प्रोग्राम हमारे दुनिया भर से स्कूल्स के। तो जब दुनिया में बात करते हैं तो ये जो तालीम देना है ना, ये बेसिक हुकूमत की जिम्मेदारी है। रॉयल फैमिलीज़ के बच्चे भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं। होना क्या भी यही चाहिए। हमारे मिनिस्टर्स के क्या बच्चे, हमारे MNA MPS के बच्चे, क्या वज़ीर आज़म के बच्चे या प्रेसिडेंट के बच्चे या कोई सरकारी ओहदेदार हैं, उनके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं? नहीं, कभी भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने कभी इस पे आवाज़ नहीं उठाई। वहाँ पर जब अभी शादी हुई इनकी क्या बोलते हैं, रॉयल फैमिली के बेटे की, तो वहाँ चर्चा हुआ जी इसको प्राइवेट स्कूल में डालना है, उनका पोता एक ही पोता। तो उन्होंने बोला प्राइवेट स्कूल में डालना, उन्होंने बोला जी नहीं, हो ही नहीं सकता। पार्लियामेंट ने पास ही नहीं किया, लोगों ने अखबारों में देना शुरू कर दिया। कैसे हो सकता? हमारे बच्चे क्या अलग हैं? रॉयल फैमिली होगी, अपनी जगह होगी, आपके बच्चे आपके। अच्छा, वहाँ पर ऐसा है कि जहाँ पर जिस एरिया में जिसका घर है उसके करीब के जो स्कूल्स हैं उसी में एडमिशन होगा, जो सबसे नियरेस्ट होगा, ताकि वॉक करके बच्चा जा सके। क्या आपने वो सिस्टम रखा है? तो उनको वहीं पर पढ़ाना पड़ा अपने बच्चों को, प्राइवेट स्कूल में नहीं, गवर्नमेंट स्कूल्स में, वो जो स्टेट स्कूल्स कहलाते हैं। क्या आज इसके लिए हम राजी हैं? अगर मैं और आप या ये राजी हैं हमारे बच्चे भी गवर्नमेंट स्कूल, तो आपको प्राइवेट स्कूल की जरूरत क्या है? सर हमारे आपको ये प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स रहेंगी क्यों? ये सारी प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगी। पढ़ाना तो अपनी जगह पे, यहाँ तो हमारे स्कूल हॉस्टल्स में इलाज कराना भी पसंद नहीं करते, इलाज कराने के लिए खुद बाहर चले जाते हैं। बिल्कुल आपने सही फरमाया। तो हमें अपनी प्रायोरिटीज रखनी पड़ेंगी। सबसे पहले ये जो गवर्नमेंट हजारों स्कूल 30,000 बच्चे आज तक स्कूल की शक्ल नहीं देख सके, आज भी अलमिया है। तो सबसे पहले कितने बच्चे आपने कहे? 3 मिलियन बच्चे, सॉरी 30,000 नहीं, 3 करोड़ बच्चे, 3 करोड़ बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, अभी आउट ऑफ स्कूल हैं, जिन्होंने स्कूल की शक्ल नहीं देख सकते क्योंकि उनके इलाके में स्कूल नहीं है, या वो किसी ना किसी तरह एंगेज हैं या भीख मांगने में और आपको नजर आते हैं। तो ये सारे बच्चे वो हैं। तो हमें अपनी प्रायोरिटी चेंज करनी पड़ेंगी। आज अगर आपका मेरा बच्चा अपने एरिया के गवर्नमेंट स्कूल में जाएगा, उस गवर्नमेंट स्कूल का स्टैंडर्ड अच्छा होगा नहीं होगा, फिर आपके पास तरबियत याफ्ता टीचर्स भी आ जाएंगे, फिर आपके पास टीचर्स की भी शॉर्टेज नहीं होगी, क्योंकि मैं और आप मॉनिटरिंग कर रहे होंगे खुद, उसमें गरीब का बच्चा भी पढ़ा होगा, मेरा बच्चा भी पढ़ा होगा। ये ऐसा आप ट्रीट कर सकते हैं जैसे मस्जिद में हमारे देखें, बाकी मजहबों में, क्योंकि मैं बाहर रहता भी हूँ, मैंने आपको बताया, तो मेरा सबके साथ इंटरेक्शन होता है। उनको इस्लाम क्यों अच्छा लगता है, क्या वजह है? क्योंकि हमारे पास ना कोई फर्क नहीं है। अरबी अजमी साथ खड़े हैं, गरीब अमीर साथ खड़ा है। आप जितना खूबसूरत जोड़ा पहने में, जितना महंगा गाड़ी से उतर के आए हैं,
लेकिन जमात में नमाज में आप साथ ही खड़े होंगे। एक गरीब आदमी भी आएगा तो उसके पास से स्मेल आ रही होगी, लेकिन वो साथ खड़ा होगा, वो हिल नहीं सकता। तो ये खूबसूरती वेस्ट में जो दूसरे मज़ाहिब हैं वो पसंद करते हैं। जब मस्जिदों में ये है तो तालीमी इदारों में क्यों नहीं है? तालीमी इदारों में आप आज कर देंगे, दूसरा कहेगा जी मैं तो 60,000 रुपये फीस दे रहा हूँ, मैं 50,000 रुपये दे रहा हूँ, ये बच्चे को आपने स्कॉलरशिप क्यों दी है? ये बच्चा तो इस स्कूल में नहीं पढ़ सकता। बताएं। यहाँ सोचो, लोगों की सोच डेवलप होती है। स्कूल में इसलिए डालते हैं कि उनके बच्चे उसी स्टैंडर्ड के लोगों के साथ मिले, उन्हीं पेरेंट जो एक अलमिया है उसके भी है ना मेरे ख्याल से अपने यहाँ पे कि 10% जो है हमें गरीब आबादियों से बच्चे लेने होंगे प्राइवेट में। देखिए इस तरह का है, लॉ है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल लॉ है, 10% अमल दरामद नहीं है, स्कॉलरशिप देनी है। देखिए स्कॉलरशिप देनी जी, अमल दरामद नहीं है, बिल्कुल नहीं है, आपने सही फरमाया। मेरी BPTA की बात है तो मैं बताऊं आपको, मेरी खान साहब से काफ़ी मीटिंग्स रही हैं, 1 to 1 5-6 दफ़ा मैं मुलाकात करी है। उनको मैंने बताया कि कैसे एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाया जा सकता है, क्योंकि वो भी ऑक्सफोर्ड के पढ़े लिखे बंदे हैं तो उनको समझ ज़्यादा आती है, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। लेकिन हमने पायलट प्रोजेक्ट बना के वो शुरू कर दिया। हमने जो हमारी बिल्डिंग अंडर यूटिलाइज है, पहले भी मैं काफ़ी चैनलों में बोल चुका हूँ, उसी बिल्डिंग में जहाँ सुबह 30-40 हज़ार रुपये बच्चा दे रहा है, उसी बिल्डिंग में दोपहर के वक्त हम फ्री बच्चा पढ़ा रहे हैं, 100% फ्री, जिसमें बुक्स हो गई, यूनिफॉर्म हो गया, ट्रांसपोर्टेशन, हर चीज़ हम फ्री दे रहे हैं। वही दुनिया की टॉप फैसिलिटीज यूज़ कर रहा है जो एक बच्चा 30-40 हज़ार वाला सुबह मॉर्निंग में यूज़ करता है। बेहतरीन। क्या मैंने उनको बताया था खान साहब को कि भाई, इमरान खान साहब को, कि आप प्राइवेट स्कूल्स के मालिकान से बैठें और ये चीज़ आप कर लें, सबको बिठा के, हर जगह गवर्नमेंट स्कूल हो ना हो, आपको जहाँ दूध की दुकान मिलेगी वहाँ पर एक प्राइवेट स्कूल ज़रूर मिलेगा, किसी गांव में भी चले जाएं। हाँ, ऐसे ही है ना। तो आपको अरबों रुपया चाहिए सर आज गवर्नमेंट स्कूल को इम्प्रूव करने के लिए, वो अरबों रुपया आपके पास नहीं है। आज हम इम्प्रूव भी कर देते हैं, वो शॉर्टेज ऑफ टीचर्स हैं, वो भी शॉर्टेज रहेगा। फिर उसको मेंटेन कैसे करेंगे? 3-4 साल 5 साल में आपकी हुकूमत चली जाएगी तो वो रह जाएगा। सही। तो इससे बेहतर है आप इंगेजमेंट प्राइवेट स्कूल्स के मालिकान के साथ करें, जिनका ऑलरेडी इस्टेब्लिश इदारा है, उन इलाकों में भी, उन एरियाज में भी और उन जगहों पे भी। जितने छोटे सिटीज़ पे चले आएँ पाकिस्तान के, उधर प्राइवेट स्कूल जरूर है, तो वहीं पर उनके साथ एंगेजमेंट करें। सेहत कार्ड की तरह एजुकेशन कार्ड इशू कर दें, बिल्कुल करें, क्यों नहीं करें। देखें, जो बड़े लीडरान हैं दुनिया भर के, कामयाब लीडरान हैं, उन्होंने फोकस एजुकेशन में किया। सही। और हमारी लीस्ट प्रायोरिटी है एजुकेशन। सर हमारे तो दीन में इकरा से, हमें तो दीन गौर फिक्र करो, ये तो हमें दीन हमारा 1400 साल से सिखा रहा है। हम अमल दरामद में कमी है। एक चीज ये हो गई। दूसरी, आपकी मसाजिद हर इलाके में, हर जगह। अगर प्राइवेट स्कूल से नहीं होता तो मैंने ये भी हो गया कि मसाजिद मौजूद हैं, उनको यूज करें एजुकेशन के लिए। एजुकेशन इज ऑल अबाउट कि अदल इंसाफ, आपने वही सिखाना है ना, उसको तरबियत सिखानी है। तरबियत इससे मस्जिद से ज्यादा कोई सिखा सकता है? नहीं। आज आप अपने जो मस्जिद के इमाम हैं, अगर उनको आपने सही कर लिया, उनको तरबियत याफ्ता कर दिया, मैं आपको गारंटी करता हूँ आपके मोहल्लों के, सिटीज़ के, सूबों के और मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे। आज हमें कहीं जाना होता है ना, तो बाहर आप जाएं तो इस्लामिक सेंटर्स बने हुए हैं। वो इस्लामिक सेंटर्स पूरी रिसर्च बेस्ड इस्लामिक सेंटर्स होते हैं। माशाल्लाह। आपका जो मसला है वहाँ पर उसको हल मिलेगा, आपकी वाइफ का जो मसला है उसका हल मिलेगा, मेरे बच्चों का जो मसला है वहीं पर हल मिलेगा। मेरा जो मसला है ना, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, सबसे पहले इस्लामिक सेंटर जाऊँगा कि मुझे ये प्रॉब्लम्स आ रही है, इमाम साहब मुझे बताएं। उनकी पूरी कैबिनेट बैठी है और वो दीनी एतबार से और वहाँ के लॉ के हिसाब से आपको गाइड करती है। फिर उनके पास भी लॉयर्स बैठे हुए कि वो जो गाइड करते हैं, आप इस तरह इसको कर ले हदीस की रोशनी में और इंशाल्लाह हल हो जाएगा। क्या आज हम उसको फॉलो कर रहे हैं? आज आप किसी को बोलें तो वो बोलता है जी यहाँ तो औरतों को तो घर से निकलने की इजाज़त नहीं है। तो वो अपने मसले कहाँ लेके जाए? दीन कैसे फैलेगा? इस्लाम कैसे फैलेगा? तरबियत कैसे होगी? जब वो औरत आपकी सिर्फ घर पे 4 दीवारी में ही बैठी है तो आप कैसे तरबियत देंगे? उसको तो पता ही नहीं चल रहा इमाम साहब ने क्या बात किया है, इमाम साहब ने आज खुतबे में क्या बोला है। हम सुन के आ रहे हैं, हम तो वहां से डायरेक्ट निकल गए कारोबार में, कारोबार से वापसी आते तो इतना टाइम ही नहीं होता कि हम मौल साहब के खुतबों की बात करें। सही। तो अगर हमारे साथ साथ पूरी फैमिली जब जाएगी वहाँ, हमारा यही होता है हर नमाज में, हम जितनी नमाजें मस्जिद में पढ़ने जा रहे हैं तो लाजमी, मैं बेगम भी जाती थी, बच्चे भी जाते थे, तो वही बयान वो भी सुनते थे
वही तरबियत उनको भी मिल रही है और वो घर आके इम्प्लीमेंट कर रही हैं फिर घर की जो खातून है। तो इसलिए इस्लाम ज़्यादा फैलता है। आज हमने उनको डिस्टेंस कर दिया, आज उनको रिटेन कर दिया। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तिजारत नहीं करती थी औरतें? आज मस्जिदों में मस्जिदें बंद कर दी हैं, मस्जिदें ताजिर थी हमारी, किसी से भी आप बात कर रहे हैं। हज़रत बीबी खदीजा। तो हम किस तरह बात कर रहे हैं, हम कैसे इंप्रूवमेंट लेके आएंगे? ये सबसे बड़ा अलमिया जी। आज आपको जो डिफिकल्टीज हो रही है, हमें जो डिफिकल्टी सर यूनिवर्सिटीज़ में अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में गरीब के बच्चों को दाखिला नहीं है सर कोटा ही नहीं है। बताएं। दाखिला क्या मतलब? 10% का लॉ मौजूद है मगर इम्प्लीमेंट नहीं है। देखें, अगर वो है भी ना 10%, विच इज नथिंग। और ये जो मैंने बात की ना कि दोपहर में जो ये कर रहे हैं प्रैक्टिकली, असल काम ये है। देखें आज जो वो आप कर रहे थे, जहां तक मुझे याद है, आप ज़ीशान साहब यूनिवर्सिटीज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की यूनिवर्सिटीज का कयाम आपका एक प्रोजेक्ट था जी। माशाल्लाह 45 यूनिवर्सिटीज इंटरनेशनल लेके आ गए हम पाकिस्तान में। ये पाकिस्तान के लिए भी बड़ी ऑनर की बात है, हमारे लिए भी बड़ी ऑनर की बात है। ले आए हमदर्द यूनिवर्सिटी भी हमारे साथ कंसोर्शियम पार्टनर हो गई लोकल यूनिवर्सिटी में। तो 46 यूनिवर्सिटीज हमारे पास हो गई और हमारे जी के अपने प्रोग्राम्स भी चल रहे हैं। तो देखें ये सब मिल के होगा। एक ज़ीशान या आप साजिद या सलीम भाई नहीं कर सकते। ये सबको मिल के एफर्ट लगाने पड़ेंगे। पूरे पाकिस्तान का मामला है ना ये। बिल्कुल। तो मैंने आपको जो सोल्यूशन बताए ना कि प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप्स एक ऐसा फार्मूला है जो दुनिया में कई मुल्कों की तकदीरें बदल दी हैं। आप मसाजिद को अपनी दरसगाहें में कन्वर्ट करें, उधर मसले, आज हमारी कोर्टें भरी पड़ी हैं, किसी कोर्ट में जाए कोई मसले का हल ही नहीं है। सब फ्रॉड, चीटिंग, अजाब बना हुआ है हर जगह। आप हॉस्पिटल चले जाएं, अजाब बना हुआ है। किसी का कोई मामला आ जाए तो उसको ऐसा काटते हैं, वो यही हाल होता है। एजुकेशन सेक्टर में चले मैं भी यही बात करता हूँ आपसे। मैं साथी हूँ ना, आपको एडमिशन ही नहीं मिलेगा आपके बच्चे का। कराना चाह रहे हो वो कहेंगे जी आप मेरा तो बजट जी 20,000 का, कहेंगे आपके लिए स्कूल ही नहीं है। कहेंगे मेरे लिए 10,000 रुपए बजट है, वो कहेगा आपके लिए स्कूल नहीं है। 5,000 वाले में जाएंगे तो आप बोलेंगे 3,000 का बजट है, तो वो कहेगा 5,000 का हमारा तो स्कूल है, हम आपको पढ़ा ही नहीं सकते। तो वो पेरेंट कहाँ जाए? वो किसके पास अपनी इल्तिजा लेके जाए? किस जगह पढ़ाए? वो किस जगह पढ़ाए? अब हम चले अपने ऊपर रख के बात करते हैं। आज हमने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए में, तो हमें उस हिसाब से टीचर्स की पे भी करनी है, उस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना है, उस हिसाब से रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट भी बनाना है, क्वालिटी इंश्योरेंस डिपार्टमेंट भी बनाना है, फिर हायरिंग भी उसी तरह करनी है, सब चीज़ें उस तरह करनी है। अगर हम उसको मेंटेन नहीं करेंगे, हमें गवर्नमेंट सपोर्ट तो कोई नहीं है, ना हमें इंटरनेशनल फंडिंग कोई आ रही है कि हम इदारे को मेंटेन करें, तो हमारे लिए भी वही मुश्किलात हैं। तो ये जब तक सीरियस नोट पे आज भी गवर्नमेंट अगर बैठेगी नहीं, गवर्नमेंट के अहदेदार बैठेंगे नहीं, जो जिस इदारे से मुंसलिक लोग हैं वो अगर तालीम और तरबियत याफ्ता नहीं होंगे तो इदारे मुआशरे का भला नहीं होगा। आपने सुना कि ज़ीशान साहब ने कहा कि मेरी जब खान साहब वज़ीर आज़म थे, उनसे मुलाकात हुई इस एजुकेशन की इशू को लेके, उन्होंने हल करने की भी कोशिश की, बदकिस्मती मुझे अवार्ड भी कर दिया जी, बुला के सब नंबर यूनिवर्सिटी में पूरा अवार्ड किया उन्होंने और बड़ा अप्रिशिएट किया ब्रिटिश अवार्ड पाकिस्तानी की तहत मुझे। लेकिन काम आगे नहीं बढ़ा। आई डोंट नो कौन सी ताकतें हैं वो काम रोक देती हैं, कौन सी चीजें हैं वो जो रोक लेती हैं उन कामों को। उनको बड़ी, मैंने उनकी आंखों में चमक देखी, बड़ी वो देखी कि करना है, बिल्कुल इसको प्रायोरिटी पे करना है। और मैं आपको आज भी बताऊं, अगर सियासतदानों की या किसी की भी एजुकेशन प्रायोरिटी नहीं होगी ना, आपका मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। आज 20 साल के बाद भी, आगे 20 साल के बाद भी इससे वर्स्ट हालात होंगे। हम जो दौर जाते हैं ना उसके बाद पनाह मांग रहे होते हैं, यार पहला वाला दौर अच्छा था, उससे पहला वाला अच्छा था। सलीम साहब एग्री करते हैं? मगर आप देखें ना सर, वो आपकी बात सही है कि हम कह सकते हैं कि पहला वाला दौर अच्छा था, मगर मैंने आपसे पहले ही हकाइक सामने अगर हम पेपर पे देखें जो पहले नहीं ऐसे लोग हमारे मुल्क में मौजूद हैं, सर किसी ने कोशिश बेनिफिट क्यों नहीं लेती? पहले किसी ने कोशिश भी की थी कि हम यकसा तालीमी निज़ाम लाएं, और मेरे ख्याल से ज़ीशान बहुत ज़हीन हैं, उनसे ज़रूर इन्होंने मुशावरत भी की होगी। जब उनको इन्होंने मुशावरत की, इनको नंबल में बुलवाया, ऑनर भी किया। मैंने 6-7 साल में ना, सॉरी सलीम भाई मैं आपको बताऊं, 6-7 साल से जितने टीवी चैनल पे बैठा था ना, मेरा एक ही मौक़िफ़ था कि यकसा तालीमी निज़ाम होना चाहिए, हमारा अपना तालीमी निज़ाम होना चाहिए। हमारा दीन भी इंडिया जैसे मुल्क में, श्रीलंका जैसे मुल्क में और बांग्लादेश जैसे मुल्क में अपना तालीमी निज़ाम मौजूद है। बांग्लादेश ने सबसे प्रायोरिटी क्या रखी? आज बांग्लादेश क्यों तरक्की कर रहा है? आज इंडिया कहाँ पहुँच गया?
क्या वजूहत है? कोई आपने विजुलाइज किया क्या वजूहत है? उनकी फैक्ट्रियों में वर्कर काम कर रहे हैं, उन्होंने बोला 1000 लोग काम कर रहे हैं ना, तो इनके बच्चे इसी फैक्ट्री में पढ़ेंगे। बेहतरीन, उसकी जिम्मेदारी है फैक्ट्री ओनर्स की। बेहतरीन, उनकी गवर्नमेंट ने मस्त कर दिया कि ये करके देना है आपने, तो कैसे नहीं इंप्रूवमेंट आएगी? जो आज भीख मांगने वाला है कल देने वाला हाथ बन जाएगा। आज जो 20,000 की जॉब करने वाला है कल वो 50,000 की एंटरप्रेन्योर कोई ऐसी एस्टेब्लिश कर लेगा अपना बिजनेस। हमने उसके लिए क्या किया है? हम तो कुछ कर ही नहीं रहे। आज भीख मांगने वाला है, हमने उसको 5 रुपए दे दिए, 10 रुपए दे दिए, 100 रुपए दे दिए, 200 रुपए दे दिए, उसके घर पे रमजान में राशन पहुंचा दिया, ये हमने उसकी हेल्प की है। आज रोडों पे बैठा के हमने खाना खिला दिया। ये भी देखे ना, आपकी अपनी इस्तिताअत है, आपने कर दिया, ये भी एक अल्लाह का शुक्र, अल्लाह कबूल करे जिसने भी किया। देखिए हमारी इस्तिताअत नहीं है सलीम भाई, मगर जो आप बात कर रहे हैं सर, जो आप बात कर रहे हैं ना, वो बहुत बेहतरीन है और ये होना चाहिए, मगर ये अपर लेवल से हो सकती है। ये जो 10 रुपए मदद करने वाला है या राशन देने वाला है, तो वो इतनी बड़ी अपर लेवल पे नहीं होता है। ये हुकूमती सतह पे होगी। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज जब इसके अंदर इन्वॉल्व करेंगे, इंडस्ट्रीज को पाबंद किया जाए कि भाई वो भी अपने उनके बच्चों के जो वर्कर है उनको तालीम का बंदोबस्त उन्हीं की जिम्मेदारी हो और अच्छे से अच्छे स्कूल में हो, तो ये बड़े अच्छी आपकी तजावीज़ है। लेकिन जहाँ तक आपने बात की ना, होना चाहिए। जहाँ तक आपने बात की, आज हमने सफ का रुख इस तरह कर दिया है कि रोड पे बैठा हम आपको खाना खिला दें, कोई भूखा नहीं सोएगा। कोई एनजीओ, जितनी एनजीओ है, अभी आप मुझे बताएं, कोई ऐसा काम कर रहा है। मेरी सारी एनजीओ के साथ मेरे मुलाकात भी है। मैं एक सेकंड ये बात कर लूं, एक सेकंड प्लीज, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। खाना जरूर खिलाएं, उसकी मदद जरूर करें। क्या उसका ये हाथ आप उसकी मदद कर रहे हैं कि वो देने वाला हाथ हो जाए? कोई एनजीओ मुझे नाम ले सर, आप देख लें, वो सैलानी वाला भी आईटी की ट्रेनिंग दे रहा है, हजारों लोगों को दे रहा है। जेडीसी वाला ने भी आईटी की ट्रेनिंग अब शुरू कर दी है। 1000 लोगों को दे रहा है, हजारों लोगों को, 1000 लोगों को नहीं, हजारों लोगों, चले हजारों लोगों को दे रहा है। 25 हम किसी एनजीओ का नाम नहीं लेते जी, रोजाना 2 लाख आदमियों को खाना खिला रहे हैं। तो सर ये गवर्नमेंट की सतह तो नहीं है ना। देखिए मैं आपको बताऊं, जो आप सारे दूसरी एनजीओ का मैं नाम लेता हूं। यहाँ पे मैं थोड़ी सी दूसरी एनजीओ के पास आप जाते हैं, दूसरी एनजीओ का भी नाम लेता हूँ, तीसरी एनजीओ का भी नाम लेता हूँ। सब कोई कहेगा मैं 4 लाख आदमियों को खिला रहा हूँ, कोई 2 लाख आदमियों को खिला रहा है, कोई लाख आदमियों को खिला रहा है, कोई राशन 5 लाख आदमियों को दे रहा है। क्या आपने उसके लिए जो राशन दे रहे हैं, देखिए नथिंग इज फ्री हियर इन द कंट्री, तो आपको ना जो भी चीज़ दे रहे हैं ना उसका उससे बेनिफिट लें। सबसे बड़ी वेलफेयर स्टेट यूके गवर्नमेंट करती है, सबसे बड़ी वेलफेयर स्टेट है। वो क्या करती है? सही है, मैं अपने आपके बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, आप आए कम्युनिटी हेल्प करें। वही लोग जाके रोड साफ कर रहे होते हैं, हॉस्पिटल में काम कर रहे होते हैं, स्कूल्स में काम कर रहे होते हैं, किसी ना किसी तरह हेल्पर के तौर पे। उनकी एजुकेशन नहीं है लेकिन उनकी हेल्प तो कर रहे हैं ना। आपने तो मुताहिज बना दिया सबको, सारी कौम को। आप खाना तो खिला रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। मैं खुद खिलाता हूँ, मैं खुद जाता हूँ, खिलाता भी हूँ, खुद भी कंट्रीब्यूट करता हूँ, लेकिन क्या उनके बच्चे पढ़ रहे हैं? हमने देखे बेसिक जो उनके बच्चों की जो तालीम है उसमें तो वो नहीं किया। आज बाप भी खा रहा है, माँ भी खा रही है, बच्चा भी खा रहा है, तो बच्चा तो यही देख के बड़ा हो रहा है ना। देखा है ना पढ़ा लिखा है वो, उसके बच्चे भी ऐसे ही। हमारा बहुत से आते हैं रिक्शा ड्राइवर बेचारे, जो खाने के ऊपर उनके अखराजात होते हैं जो बच्चों पे नहीं पूरे, क्योंकि रिक्शा भी चलानी है, खुद मालिक है तो घर का किराया भी देना, खुद मालिक नहीं है तो रिक्शा का भी किराया देना है, तो बेचारे क्या करते हैं, उधर आके खाते हैं, अपने घर में थोड़ी सहूलियात पैदा कर सकते हैं। अगर सिस्टम, ये तो हमारा गवर्नमेंट का फॉल्ट है ना, जो अब सारा एनजीओ पे हम डाल रहे हैं। नहीं, मैं एनजीओ के ऊपर नहीं डाल रहा, मैं कह रहा हूँ ओवरऑल निजाम में अगर थोड़ी सी हम ट्यूनिंग कर दें, थोड़ी सी बेहतरी ले आए। मैं फकीर को 10 रुपए दे रहा हूँ, अगर मुझे पता है कि ये बच्चा इतना छोटा मांग रहा है, उसको मुझे फला इदारे में मैं उसको छोड़ के आऊँ, तो वहाँ पे वो तरबियत और तालीम का इसके बंदोबस्त, तो मैं पहला काम ये करूँगा, बच्चे को अपने साथ ले जाकर वहाँ इदारे में छोड़ के आऊँगा। हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट ने आज तक कोई पब्लिक के लिए तो सोचा ही नहीं है ना सर। यकसा तालीमी निज़ाम का भी पहली दफ़ा सोचा गया, पहली दफा सोचा कि भाई हमारे मुल्क में यकसा तालीमी निज़ाम होना, जो कि नहीं हो पाया। और उसके लिए कोशिशें की गई, मगर कदम स्लो हुए हैं, पीछे तो नहीं हटने, पीछे नहीं है। इस पे आज भी आप खान साहब से बात करेंगे तो वो यही कहेंगे हम इस पे कायम हैं और इंशाल्लाह आप आएंगे तो करेंगे। अब 2-3 अक्सरियत में, एक लूली लंगी अक्सरियत में फर्क होता है। चले हमारी तजावीज़ दी थी, मुझे उम्मीद है अल्लाह की रहमत से कि इस बार इम्प्लीमेंट नहीं हुआ खान साहब के सामने, अगली बार में इनके ऊपर इम्प्लीमेंट होगा। ज़ियान भाई क्या मैसेज देंगे आज सेकंड डे ऑफ ईद नौजवानों को पाकिस्तान के, स्पेशली वो जो यूनिवर्सिटी से बच्चियाँ तालीम ख़त्म करके अब अमली मैदान में आ रहे हैं, अब उनको संभालना है ये मुल्क, क्या मैसेज देंगे? देखिए सबसे पहले मैं सबको बहुत बहुत ईद मुबारक
दूसरा दिन ईद का आज, और सबके लिए सबसे बड़ा पैगाम ये है, अपने गिरदो आवाम में सबका ख्याल रखें, और ख़ास तौर पे अगर आपकी फ़ैमिली में कोई बच्चा है पढ़ नहीं सकता, या आपके पड़ोस में कोई बच्चा है, या आपके मोहल्ले में कोई बच्चा है, उसको स्पॉन्सर करें। जैसे आपको अल्लाह ताला ने पढ़ाया किसी भी तवज्जुह से, आपके माँ बाप के तवज्जुह से या आपके रिश्तेदारों के तवज्जुह से आज आपको इस काबिल बना दिया है, तो आप उसके लिए सदका जारिया बने। एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एक एक बच्चे की हम ले लेंगे, जहाँ आप रहते हैं उसी इलाके के स्कूल में कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट कर दें। भले 5,000 वाले 3,000 2,000 500 वाले स्कूल में भेजें, लेकिन उन बच्चों को स्कूल में ज़रूर भेजें, तरबियती और तालीम में ज़रूर उनमें इन्वेस्ट करें। ये सबसे बड़ा मैसेज है, सबसे बड़ी मुल्क की खिदमत है आज कि हमारे बच्चे तालीम याफ्ता हों, ताकि वो दुनिया भर में मुकाबला कर सकें, सिर्फ तालीम के लिहाज से नहीं, तरबियती के लिहाज से भी। बहुत खूबसूरत बात की आपने। सलीम में क्या मैसेज देंगे नौजवानों को? सर मैं ये नौजवानों के साथ साथ बड़े बूढ़ों को भी साथ दे उनको भी वो नमाज जो हम पढ़ते हैं उनमें से हम में से मुझ समेत हम में से बहुत सौ को जो है ना मतलब नहीं मालूम होती, तो हमें इसके तर्जुमा भी पढ़ना चाहिए, कुरान शरीफ विद तर्जुमा हमें पढ़ना चाहिए, ताकि क्योंकि मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है कलाम पाक। बेशक। जब हम उसको मुकम्मल सही तरीके से पढ़ेंगे तो हमें हमारे अंदर हम खुद तब्दीली महसूस करेंगे, और इखलाकियात हमारे खुद ब खुद बेहतर होंगे। जब हमारे इखलाक बेहतर होंगे तो उसके असरात हमारे बच्चों पे भी आएंगे, हमारे माशरे में भी आएंगे, और हमारे हुक्मरानों पे भी आएंगे। और ईद पे पड़ोसियों का भी ख्याल करना है, बिल्कुल 100%, रिश्तेदारों का भी ख्याल करना है। 100% हमें पड़ोसियों का भी ख्याल करना है, रिश्तेदारों का ख्याल भी करना है, गरीब गुरबा का भी ख्याल करना है। और बड़ी अच्छी बात की कि अगर हमारे किसी की मदद कर सकते हैं तालीमी मैदान में तो हमें वो भी करनी चाहिए। इससे हमारा माशरे में तालीम का रेशो बढ़ेगा, और जिसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है वो गवर्नमेंट के लिए भी मेरे ख्याल से जीशान साहब को कोई मैसेज देना चाहिए जो तालीम के ऊपर तवज्जो देते हैं। बिल्कुल जी, सारी गवर्नमेंट के लिए, सारे लोगों के लिए मेरा यही मैसेज है कि तालीम के लिए और तरबियत के लिए सबसे पहले काम करें, और मसाजिद के लिए भी और मदरसों के लिए भी यही है। आपने बड़ी प्यारी बात की कि हमारे प्राइम मिनिस्टर का बच्चा भी सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहिए, हमारे सीएम का और दीगर मिनिस्टर्स का बच्चा भी सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहिए, और साथ साथ हॉस्पिटल में इलाज भी सरकारी हॉस्पिटल में होना चाहिए। इनका तो प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज भी नहीं होना चाहिए, इस पर पाबंदी लगनी चाहिए। जब हम एक इस्लामी तर्ज पे आएंगे ना, क्या बात है, तो हम आगे बढ़ेंगे। ये जो बात है ना जो जिशान ने की, एक इस्लामी तर्ज है कि वो हुक्मरान का बच्चा भी गरीब के बच्चे के साथ पढ़े। यही हमारा दीन हमें सिखाता है, और यही हमारी सुन्नत नबी भी सिखाती है, जिस पे अमल करके हम दुनिया की बेहतरीन कौम बन सकते हैं। आपके सारे इदारे अच्छे हो जाएंगे अगर अल्लाह करे हमारी जिंदगी में ये चीज देखने को मिले। आमीन आमीन सर, हमारी अल्लाह की जात से उम्मीद रखनी चाहिए। आपको पता है मायूसी कुफर है, जब तक हम जिंदा है तब तक अल्लाह की जात से उम्मीद करते रहेंगे और दुआ करते रहेंगे, और अल्लाह अकबर पढ़ के सोते रहेंगे और पढ़ के उठते रहेंगे, ताकि और वीर सैफ जी आपके साथ ये ईद की खुशियों में भी साथ रहेगा। आप तुमसे है पाकिस्तान करंट अफेयर का शो देखते हैं, तो घबराएं नहीं, सिर्फ करंट अफेयर के लोग आपको नहीं मिलेंगे इसमें आपको बिजनेसमैन भी मिलेंगे, इसमें आपको समाजी लोग भी मिलेंगे, क्योंकि ईद है तो ईद में सारे ही रंग होने चाहिए। मुझे साजिद हुसैन को इजाज़त दीजिए, मुलाकात होगी आपके साथ ईद के तीसरे दिन नए मेहमानों के साथ। अल्लाह हाफिज़।